हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस स्टडी पॉइंट में। सक्सेस स्टडी पॉइंट विथ सोशल स्टडी। एंड लास्ट क्लास में हमने किया था एक चैप्टर किया था, चैप्टर 1, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 था। और इस हिस्ट्री के चैप्टर 1 में हमने इसको 3 पार्ट्स में बनाया था। तो 3 पार्ट्स में हालांकि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, बट सम डेट्स एंड सम इवेंट्स हैज़ बीन लेफ्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इवेंट्स एंड दैट डेट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इवेंट, यानी कि कुछ घटनाएं और कुछ डेट जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको वो ध्यान से देखना है। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग में देखिए, जो भी पढ़ा हो वो तो मैं इसके ज़रिए आपको बता ही दूंगा कि क्या हमने स्टार्टिंग की थी। बट सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में ओवरऑल ये बताया गया है नेशनलिज्म इन यूरोप। इट मीन्स कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, वो कैसे आगे बढ़े, किन देशों में पहले इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई, वहाँ के जो मेन रूलर थे वो कौन थे और उन्होंने आगे क्या क्या वर्क किया। इस तरह से ये स्टोरी, या कह लें कि आपका चैप्टर आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में ये ख़त्म होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे, जहाँ तक कि आपके सिलेबस में आएगा। हालांकि उसके आगे भी ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, उसके आगे कुछ आपको चैप्टर में ये दिया हुआ है कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, किस लैंग्वेज को किस लोगों ने फॉलो किया, उसकी परंपरा क्या थी, प्रतिष्ठा क्या थी, ये सभी चीज़ें उन्होंने आगे बताया हुआ है इस चैप्टर में। लेकिन जो आपका कंक्लूज़न है डेट और इवेंट का, वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करके, इट मीन्स कि रैंडमली बताया हुआ है, डायरेक्ट सीरीज़ में नहीं दिया हुआ है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व आउट ऑल द डेट्स एंड इवेंट्स विद दिस वीडियो। इस वीडियो को देख के आप जल्दी से अपने माइंड में ये एटलीस्ट कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि एक्चुअल में पूरी स्टोरी क्या रही होगी। और ये वीडियो बड़ी ना बने, इसलिए हमने इसको 10 से 15 मिनट के बनाने के लिए सोचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसकी स्टार्टिंग आप मान सकते हैं कि 1714 से शुरू हुई है। 1714 में हुआ जॉर्ज वन बिकेम किंग ऑफ ब्रिटेन। इस चैप्टर में आपको हल्का सा ब्रिटेन के बारे में दिया हुआ है, पूरा नहीं बता रखा है, हल्का सा इंट्रो दिया हुआ है। तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि 1714 में जॉर्ज वन जो थे ब्रिटेन के किंग बने। कहाँ के? ब्रिटेन के। 1715 आते हैं, लुई 15 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस। देखिए, लुई 15 जो है वो फ्रांस का रूलर बना। कब? 1715 में। और इसके बाद लुई 16 आया था, जिसको हम जानते हैं कि उसकी वजह से ही 1789 का रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू 1789. So next date is 1789. French Revolution has been occurred in this date. Okay, next है 4A 4B. 4A 4B जो लगभग आसपास से हैं, 10 ईयर्स के गैप में हैं, इसलिए हमने इसको A और B करके बनाया है। 1797 में नेपोलियन ने इन्वेट किया इटली पर। कहाँ पर? इटली पर। क्यों? क्योंकि 1789 में क्या होता है कि जो फ्रांस है, 1789 में फ्रांस जो है वो लुई 16 को हटा देता है, उसे डिक्लाइन कर देता है, उसे एबॉलिश कर देता है। और वहाँ की जो न्यू गवर्नमेंट बनती है, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको रूलर बनाया जाता है। बट पब्लिक जो है, या ये कहिए कि उन्होंने पब्लिक से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस कर रखा था कि जितना हमारा खजाना खाली हुआ है तो उसको हम वापस से हटा देंगे, वापस से जल्दी से भरेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सारा जो बोझ, टैक्स का जो बोझ होता है, वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर बहुत ही ज़्यादा बर्डनली उन पर डाल दिया। इसकी वजह से वो जो गवर्नमेंट थी वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए विद इन 1 या 1.5 ईयर्स उस गवर्नमेंट को हटना पड़ा। देन फ्रांस का जो कमांड संभाला उसके बाद वो था नेपोलियन। एंड एज वी नो दैट नेपोलियन वॉज द हेड ऑफ आर्मी ऑफ फ्रेंच लुई 16। इट मीन्स कि हिंदी में आप कह सकते हैं कि जो नेपोलियन था वो लुई 16 के सेना का सेनापति था, हेड था। उनके बाद उसने कमांड संभाली, और कमांड संभालने के ठीक जैसा कि आप देख सकते हैं 8 ईयर्स बाद ही अपना उसने दबदबा स्थापित कर दिया, हर जगह वर्चस्व कायम कर दिया। और 1797 में ही नेपोलियन ने क्या किया कि इटली पे इन्वेंट कर दिया। देखिए, इतिहास में एक बात बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नेपोलियन के पास वो सभी चीज़ें थी, आर्मी थी, सपोर्ट था, पैसे थे, तो उसने अपनी आइडियोलॉजी सभी कंट्रीज़ में फैलानी शुरू कर दी।
तो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि 1797 में इसने क्या किया कि इन्वेड कर दिया। क्या कर दिया? इटली को इन्वेड किया, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया, उस पर आक्रमण कर लिया। इसके बाद 1804 जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसे कहते हैं 1804 सिविल कोड। क्या कहते हैं? 1804 सिविल कोड। और इस कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। नेपोलियनिक कोड इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस कोड इज गिवन बाय नेपोलियन and there are many function and many features of this code, but there are three main features of this code. कोड कह सकते हैं, लॉ कह सकते हैं। इस लॉ के 3 मेन फीचर्स थे। पहला ये था कि फ्रांस में अब तक पहले 1789 से जो चीज़ें हो रही थी कि राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाता था सिर्फ उन्हें जो कलरगी होते थे, जो रिच पर्सन्स होते थे, बट नाउ इट विल बी गिवन टू ऑल पर्सन्स। ऑल मीन्स ऑल, पुअर, पीजेंट्स, लेबर, सभी को ये राइट्स दिए जाएंगे। फार्मर्स जो भी हैं सोसाइटी में, हर किसी को राइट दिया जाएगा। तो फर्स्ट यू कैन से दैट द राइट टू द प्रॉपर्टी फॉर ऑल पीपल। एंड सेकंड, सिविल कोड ऑफ 1804 के जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि राइट टू प्रिविलेजेस को ख़त्म करना। प्रिविलेजेस यानी कि बर्थ प्रिविलेजेस जिसे कहते हैं, कि जन्म से ही आपको बहुत कुछ मिल गया। अगर आप राजा के घर में पैदा हुए हैं तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल गई जो गरीब को मिल ही नहीं रही है बिना कुछ किए हुए। तो नेपोलियन ने इस चीज़ को ख़त्म किया कि राइट टू बर्थ, जन्म से जो उसको एक्स्ट्रा अधिकार जो मिलते हैं उस चीज़ को उसने ख़त्म कर दिया, प्रिविलेजेस को। नेक्स्ट आते हैं कि थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या किया था। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने ये किया था कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया था, पूरे यूरोप में अपने आप अपना वर्चस्व कायम किया था। और साथ में ये बोल दिया था अब बर्बन फैमिली का कोई भी मेंबर फ्रांस में रूल नहीं करेगा। तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1807 द बर्थ ऑफ गिस्पी मैज़नी। देखिए गिस्पी मैज़नी कौन था वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। गिस्पी मैज़नी जो था ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरीज एंड ही वाज बोर्न इन 1807 एंड वेंट टू प्रिजन। इट मीन्स कि उसको जेल भेजा गया, वेंट टू एक्साइल एट द एज ऑफ 24 ईयर्स। तो 1807 में ये पैदा हुआ, तो 24 ईयर्स की एज में उसे जेल भेज दिया गया। इट मीन्स कि 1831 में वो जेल गया था। 1831 में जब वो जेल से वापस आया तो उसने आते ही कुछ यंग इटली या ये कह सकते हैं यंग रेवोल्यूशनरीज की एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स को सीक्रेट मेंबर्स कहा गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज़ की उसने एस्टेब्लिशमेंट किया था। किसने? गिस्पी मैज़नी ने। कब? 1831 में। होप्स कि आपको ये याद रहेगा। यहाँ पे मैं फिर भी कुछ आपको डेट मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, you have to learn all dates day by day and event by event. Here we can see that 1807 and 1831 date was co-related to गिस्पी मैज़नी। गिस्पी मैज़नी से ये रिलेटेड था। क्यों रिलेटेड था? क्योंकि गिस्पी मैज़नी, स्पेलिंग थोड़ी खतरनाक है इनकी, गिस्पी मैज़नी का ये जो डेट है वो आप कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस है। BD लिख देता हूँ, बर्थडे है ये। और ये जो प्लेस है इनको एक्साइल यानी कि जेल भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? जेल भेजा गया था। समथिंग कुछ ऐसी स्पेलिंग होती है इसकी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तो मैंने आपको बता दिया कि द बर्थ ऑफ गिस्पी मैज़नी हुआ था 1807 को। और इसके बाद जो हमारे पास जो इवेंट हुआ है 1813 में क्या हुआ? कोरियर ऑफ राइनलैंड। देखिए स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट टू लास्ट क्लास कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइनलैंड कोरियर। कोरियर ऑफ राइनलैंड का मतलब क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। बस आज हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि राइनलैंड जो था वो फ्रांस के नॉर्थ में था। कितना? 720 किलोमीटर। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि इस सारे उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वो यहाँ से एक और जगह है जिसका नाम है लिप्जिग। स्पेलिंग कुछ ऐसे ही है और प्रोनाउंसिएशन सेम है। लिप्जिग है। लिप्जिग वॉज 501 किलोमीटर फ्रॉम राइनलैंड। राइनलैंड से ये 501 किलोमीटर दूर था। कौन? लिप्जिग। और ये दोनों ही लिप्जिग और राइनलैंड वर सिचुएटेड इन जर्मनी। एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर दैट Napoleon has been starting to abolish and decline and invented all his nations or all its neighbor countries nations day by day.
तो इसने यहाँ पे नेपोलियन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि नेपोलियन ने हर चीज़ पे कब्जा करना शुरू कर दिया था जो भी उसके आसपास के क्षेत्र थे। तो नेपोलियन ने यहाँ भी अपना कब्जा शुरू कर दिया। ये फ्रांस से, एज आई टोल्ड यू दैट ही वाज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से उसने 720 किलोमीटर नॉर्थ में गया, जो कि राइनलैंड था, दैट वाज सिचुएटेड इन जर्मनी। जर्मनी का वो इलाका था। और फिर वहाँ से राइनलैंड से वो कहाँ जाने लगा? लिप्जिग जाने लगा। राइनलैंड से लिप्जिग का जो डिस्टेंस है अबाउट 501 किलोमीटर है। तो ऐसे जब उसने वहाँ इन्वेंट करने की कोशिश की, तो जो यहाँ के उसके अंडर में थे वो सारे उसके यहाँ से निकल गए। तो इसी को एक कोरियर के माध्यम से आपको शो किया गया है कि कोरियर ऑफ राइनलैंड, इट मीन्स कि कोरियर ऑफ राइनलैंड का मतलब ये हुआ कि आप आगे तो जा रहे हैं, लेकिन पीछे जो भी है आपकी सारी चीज़ें निकलती जा रही है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल के अब आपके हाथ में नहीं आएंगी। ठीक उसी तरह से कि आप एक एज अ पोस्टमैन जा रहे हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपकी सारी चिट्ठियाँ गिर गई, तो आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब आपने पीछे मुड़ के देखा तो चिट्ठियाँ ही नहीं थी। अब उनको ढूंढने का क्या फ़ायदा? दे ऑल हैव बीन लॉस्ट नाउ। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। 1815 पे आते हैं, डिफीट ऑफ नेपोलियन, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, देखिए 1804 के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं कंजर्वेटिव्स उसे कहते हैं जिनको सोसाइटी में रेवोल्यूशनरी चेंजेस से कोई मतलब नहीं होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन से कोई मतलब नहीं होता है। उनको बस ये चाहिए कि हम किसी तरह से आगे बढ़ें, और वो ट्रेडिशनल थिंकिंग को फॉलो करते हैं। दे ऑल्सो फॉलो द थिंकिंग दैट मोनार्की गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट। तो उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि गरीब आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, या मजदूर किस्म के लोग आगे बढ़े। इसलिए उसको नेपोलियन के चेंजेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए सब एक साथ मिलकर डिफीट कर देते हैं किसको? नेपोलियन को। और दैट डे वाज 1815 को इसको डिफीट कर दिया जाता है। और 1815 में ही एक ट्रीटी साइन की जाती है। ट्रीटी मीन संधि साइन की जाती है, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेना। दैट वाज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया। कहाँ है वेना? ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। तो वीना में एक ट्रीटी साइन की जाती है, दैट वाज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया। एंड 1804 के जो 3 पॉइंट्स थे, वहाँ पे इसका नेगेटिव इनको करना पड़ता है कि बर्बन फैमिली दोबारा आएगी, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपने सबको दिया है बस कुछ एक के पास रहेगा, और बर्थ प्रिविलेजेस जो है वो वापस सबको लाए जाएंगे कि आप वापस से विशेष अधिकार देंगे जो जन्म से मिलते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसके हैं। अगर आपने किसी एक के भी 3 पॉइंट याद कर लिए तो दूसरे के 3 आपको अपने यहाँ आप हमेशा याद हो जाएगा। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफीट ऑफ नेपोलियन हमने पढ़ लिया। नाउ वी सी 7A 1821 डिमांड ऑफ ग्रीस इंडिपेंडेंस। देखिए इसी बीच में क्या हुआ कि जब इतनी सारी चेंजेस हो रहे थे, तो जो ग्रीस था, ग्रीस मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्तांबुल के साउथ में सिचुएटेड है ये, और वहाँ भी डिमांड उठने लगी कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, बिकॉज ग्रीस वाज द मेंबर, और इट कैन बी से दैट ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने उन पर अपना कब्जा कर रखा था। सो नाउ ग्रीस ऑल्सो वांट टू फ्री फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। सो ही रेज वी कैन से ही रोज द इंडिपेंडेंस डिमांड इन 1821। तो आप कह सकते हैं कि 1821 में ये घटना हुई थी कि उसने डिमांड की वही कि हमें भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 1823 अर्नेस्ट रेनान, बर्थ फ्रेंच फिलोसोफर। देखिए अर्नेस्ट रेनान जो थे वो 1823 को पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1823 को ये पैदा हुए थे। और अर्नेस्ट रेनान कौन थे? ये फ्रेंच फिलोसोफर थे। अर्नेस्ट रेनान कौन थे? फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने एक फिलोसफी दी थी, यानी कि इन्होंने एक लेक्चर दिया था कि हमें क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए, हम किस तरह से आगे बढ़ें, और ये लेक्चर इन्होंने फ्रांस में ही दिया था। बाकी आप अपने बुक में देख लेंगे, उसमें आपको काफ़ी अच्छी तरह से दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7C आपके 1824। तो 1824 अब देखते हैं कि 1824 में लॉर्ड बायरन, जो कि एक इंग्लिश पोइट थे, तो इनको अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा लगाव था। इतना ज़्यादा लगाव था कि इन्होंने अपने पोइट्री से जो भी इनकम अर्न की थी, उस इनकम को लगा के वो आर्मी में चले गया। वो चाहते थे कि देश किसी न किसी तरह से उनका कामयाब हो जाए, देश किसी न किसी तरह से उनकी आज़ाद हो जाए। और ये कहाँ के थे? ये भी ग्रीस के थे। तो इन्होंने वहाँ पे जाके वॉर किया। वॉर में इनको फीवर आ गया। फीवर आने से इनकी डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो डेट क्या थी? 1824। डेट क्या थी? 1824। डेथ कैसे हुई? फीवर आने से। कौन थे ये? इंग्लिश पोइट। और क्यों गए थे आर्मी में? देश की सेवा करना चाहते थे। कैसे गए थे? कुछ पैसे इकट्ठा करके गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1832। देखिए
इन दोनों इवेंट का रिलेशन आपस में बहुत ज़्यादा है, 1832 और 1824। 1824 1832 के बीच में 8 ईयर्स का गैप है। जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाकी जो लोग थे इससे काफ़ी इफेक्टेड हुए, काफ़ी प्रभावित हुए कि भाई हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और सबने एक साथ मिलकर क्या किया, डिमांड उठा दी किसकी, कि हमें भी एक फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम मिला इन्हें, और जब फ्रीडम मिला तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में उनको एक ट्रीटी साइन की गई जहां पे उनको ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं समझा जाता, और दैट कंट्री एंड दैट नेशन इज नाउ फ्री नेशन। देखिए एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि गिस्वी मैज़नी की हमने अभी बात की थी 1831 में। 1831 में जैसे ये जेल से आता है तो ये क्या करता है, आपको बताया था मैंने कि ही मेक सम सीक्रेट सोसाइटीज। सीक्रेट सोसाइटीज बनाता है जो कि आप कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के जो भी इंपॉर्टेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे उसमें इसने अपनी कुछ यंग इटली की स्थापना की थी। ठीक है, यंग इटली यानी कि ऐसे उसने सोल्जर्स लिए थे जो कि सारे के सारे यंग थे। तो यंग इटली किसने बनाया था, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यंग इटली का जो फाउंडर था वो कौन था, गिस्वी मैज़नी था। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इसने ये चीज़ बना लिया, तो जिसको बनाने की वजह से जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल में। तो कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ट्रीटी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से हुई थी, इन लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। 1834 में क्या होता है, देखिए 1834 में ये हुआ था कि ज़ोल्वेरियन एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी प्रूशिया के लोगों के द्वारा। प्रूशिया इज सिचुएटेड इन जर्मनी। जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने इसको बनाया था, कस्टम यूनियन को एक बनाया था जिसको क्या कहते हैं, ज़ोल्वेरियन कहते हैं। ये कस्टम यूनियन इसलिए बनाया था कि जर्मनी को उस समय कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और हर पार्ट को पार करने में वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनको 5% का टैक्स देना पड़ता था। तो वो टैक्स ना देना पड़े इसलिए इन लोगों ने एक साथ मिलकर अपनी एक यूनियन बनाई थी। नेक्स्ट आते हैं 1848। देखिए 1848 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, क्यों, क्योंकि सीरीज ऑफ फुटप्रिंट्स बाय फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने इसमें एक सीरीज दी थी जो कि एक चित्र के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से बहुत कुछ बताया था। रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं, उस समय फ्रांस की क्या प्रॉब्लम चल रही है, यूरोप की कैसी प्रॉब्लम है, कौन कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें इन्होंने कैसे बताई थी अपनी एक पिक्चर के जरिए, और वो पिक्चर का बताई थी 1848 में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ योर बुक। आपकी बुक की स्टार्टिंग इसी पार्ट से शुरू होती है। नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक सोरियो। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं 1832। 1832 में क्या हुआ था, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो बर्थ है, कब हुआ था इनका बर्थ, अर्नेस्ट न्यूलैंड का 23 में। लेकिन 1882 में इन्होंने एक लेक्चर दिया था कि नेशन स्टेट्स के बारे में इन्होंने लेक्चर दिया था। मैंने जैसा कि आपको बताया था उन्होंने एक लेक्चर दिया था नेशन स्टेट्स के बारे में, तो उसकी डेट क्या थी, 1882 थी। होप सो कि आपको ये सारे डेट्स कवर होंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल के उसमें और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी कम टू द इवेंट्स। इवेंट्स मीन्स यू कैन से दैट द इवेंट्स is also include some words, some definition and some other kinds of people and his personalities. So we come to the topic plebiscite. देखिए plebiscite क्या होता है, a direct vote that give right to speak, give right to people to accept for decline any purpose. ये plebiscite एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, एक ऐसी धारणा को कहते हैं जिसमें लोगों को ये राइट दिया जाता है कि वो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या उसे डिक्लाइन करें। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड प्लेबिसाइट। नेक्स्ट है उटोपियन। उटोपियन उसे कहते हैं एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी दैट इज नॉट एग्जिस्ट। देखिए कुछ सोसाइटीज अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अगर कुछ भी बात करें कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमें सभी तरह की सुविधा दे, जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हैं कि दिल्ली के जो सीएम हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं दिल्ली वालों को। जैसे कि आप देख सकते हैं फीमेल्स को बस में यात्रा फ्री दी है और सिक्योरिटी भी उनको दी है। कई चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं और कर भी रहे हैं और शायद करते भी रहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं कर रहे हैं, या ये कहिए कि उनको टाइम लग रहा है, या ये कहिए कि उनको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जो कि हमें सब कुछ ईजिली वे में मिल जाए, एटलीस्ट इतना तो मिले जितना हम डिज़र्व करते हैं। दिल्ली वालों से ज़्यादा जो चीज़ मिलनी चाहिए वो यूपी वालों को मिलना चाहिए, लेकिन यूपी वाले नहीं वो ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा सीएम नहीं है। सॉरी टू से बट इट इज़ ट्रू। तो
डिज़र्व करने की जब बात आती है तो डिज़र्व हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन यूपी वाले के अकॉर्डिंग हम डिज़र्व थोड़ा नॉर्मल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो डिज़ायर है वो हमसे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि वो चीज़ उन्हें मिल ही नहीं रही है जो हमें मिल रही है. आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग हेयर द पीपल एंड द CM ऑफ बोथ प्लेसेस. जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द सिचुएशन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ उटोपियन. उटोपियन एक ऐसी समाज की रचना है, एक ऐसी सोसाइटी आप सोच लेते हैं जिसमें सभी तरह की अच्छी चीज़ें हों और आप चाहते हैं कि हम उसमें आगे बढ़ें, जो कि नॉर्मली दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट, जो कि नहीं पाया जाता है. सफरेज देखते हैं. राइट टू वोट. सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, और सफरेज से एक मूवमेंट बना था, सफरेट मूवमेंट. एंड सफरेट मूवमेंट वॉज फॉर वुमेन. मैन के लिए नहीं था, वुमेन के लिए था, क्योंकि वुमेन्स को राइट वहाँ पे बहुत कम मिलते थे. कहाँ पर? यूरोप में. ठीक है. सेकंड लास्ट टॉपिक आपको कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म मैंने आपको बता दिया. अ फिलोसफी दैट इज इन फेवर ऑफ द कस्टम, ट्रेडिशन एंड मोनार्की रूल. देखिए मैंने आपको बताया था कि ये किसके फेवर में होते हैं? कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन के फेवर में होते हैं और मोनार्की रूल के फेवर में होते हैं. रिचुअल्स के फेवर में ज़्यादा होता है. ये जो चीज़ें पुरानी होती हैं, कुप्रथाएं होती हैं, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है. देखिए अगर यहाँ पे इंडिया में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आती तो क्या होता कि ये सभी चीज़ें इंडिया में ही पाई जाती थी. सती प्रथा था और पर्दा प्रथा था, बहुविवाह था, बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें सबसे खराब जो था सती प्रथा था. दूसरा ये था कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं. तो ये चीज़ें एबॉलिश की गई हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए. ये उनका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो कि वो यहाँ पे आए थे. अदरवाइज एज वी ऑल ऑफ नो दैट गांधी जी डिड नॉट वांट टू गिव इक्वल राइट्स टू द हरिजन. OBC, ST, SC इनको कोई राइट्स नहीं देना चाहते थे. इस बारे में उनकी जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं BR अम्बेडकर, उनसे कन्फ्लिक्ट भी हो गया था, और इस कन्फ्लिक्ट के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ. तो कंजर्वेटिव्स वही होते हैं जो पुरानी सोच पे चल रहे होते हैं, जिनको कुछ वो नहीं है कि भाई आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, पैसा वगैरह है. उनको क्या, ना तो वो कमाएंगे ना किसी को कमाने देंगे. खास करके अपने बच्चों के लिए इतना बना देंगे कि वो पूरे साल नहीं भी कमाए तो भी चल जाएगा. कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी भी ना भी कमाए तो चल जाएगा. ऐसा इंडिया में भी है. और रिलीजन वाइज देखें तो हर रिलीजन में है, किसी में कमी किसी में ज़्यादा है. तो ये इस टाइप के जो लोग होते हैं, इनको कंट्री, स्टेट, नेशन, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन डेवलप कर रहा है कौन नहीं डेवलप कर रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेवलपमेंट. हमें दूसरों के बिजनेस से कोई मतलब नहीं है. माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नॉन ऑफ योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव्स. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक, फेमिनिज्म. फेमिनिज्म देखिए किसे कहते हैं? अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स. अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स. वुमेन राइट्स की जागरूकता. हम ये सोचें कि वुमेन को हर जगह हम पार्टिसिपेट करें, हर जगह उनको राइट्स दें, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स हो गए, सोशल राइट्स हो गए, इकोनॉमिकल राइट्स हो गए. तो ये चीज़ प्रोवाइड करवाना ही फेमिनिज्म कहलाता है. होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. फिर से एक बार देख लेते हैं. 1774 में जो जॉर्ज वन किंग ऑफ ब्रिटेन बने थे, लुई 15 जो आए थे 1715 में आते. 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. नेपोलियन इन्वेंटेड इटली. 97 में नेपोलियन ने इटली को इन्वाइट किया था. 1804 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सिविल कोड ऑफ 1804 है, इसको आपको याद रखना है. नेपोलियनिक कोड भी कहलाता है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 101% आएगा. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, 1807 द बर्थ ऑफ द गिस्सी मैज़नी. गिस्सी मैज़नी का जो बर्थ हुआ था 1807 को हुआ था. जब वो जेल गया था तो उसकी एज 24 ईयर्स थी. इट मीन्स कि व्हेन ही वेंट टू द एक्साइल द डेट वुड बी 1831. नाउ वी कम टू द टॉपिक. 1813 में क्या हुआ था? कोरिया वाइनलैंड हुआ था. ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट 1815 डिफीट ऑफ द नेपोलियन राइज ऑफ द कंजर्वेटिज्म. 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था और ट्रीटी ऑफ विनर साइन करवाई गई थी. नेक्स्ट डिमांड ऑफ ग्रीस इंडिपेंडेंस. ग्रीस की इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी. और बाकी चीज़ें तो आप देख सकते हैं. जोल्वेरियन क्या होता है, कस्टम यूनियन टैक्स होता है, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी आपको पता है. इट इज़ रिलेटेड टू द ग्रीस इंडिपेंडेंस. ग्रीस इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है कि उसको वहाँ पे फ्रीडम मिल गई थी. प्लेबिसाइट उसे कहते हैं कि आपको एक ऐसा राइट देना कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें या उसको डिक्लाइन करें. किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं. उटोपियन एक ऐसे समाज को कहते हैं जिसकी कल्पना जो हमारे नज़र में बहुत अच्छा होता है, हमारी हर चीज़ों को पूरा करता है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, एंड कंजर्वेटिव्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लोग हैं जो कि किसी अपने आप को ही सिर्फ बढ़ना देखना चाहते हैं, किसी और को देखना नहीं चाहते हैं. नेक्स्ट फेमिनिज्म भी आपको मैंने बता दिया कि अवेयरनेस ऑफ द वुमेन इन पर्टिकुलर सेक्टर्स लाइक इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सेक्टर में अगर हम उनको आगे ग्रो करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिज्म. होप्स हो कि आपको ये टॉपिक आज का क्लियर होगा. और इसी के साथ ये सारा हमने कवर कर लिया है टॉपिक. 3 वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इसको आप क्विक रिव्यू के लिए भी देख सकते हैं. और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है नेशनल
नेशनलिज्म इन इंडिया है, जो कि आपके 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में उसकी वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछिए। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।